Hello, good afternoon. Hi everyone. Hi everyone. A very very good afternoon आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। मैं हूँ सपना शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आज हमने जो इंग्लिश शुरू किया है उसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है। गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून अंकुश कुमार, शीतल कुशवाहा। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया है और बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही है आप सभी लोगों की। ऋतिक यादव, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। ठीक है, देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 3। और जो आज का सेशन है ये सेशन कल के और आज के टॉपिक को हम साथ में मतलब ये कल के और आज के टॉपिक को भी कवर करेगा। बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मतलब बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज जो लास्ट सेशन था वो मैं पूरा नहीं कर पाई और लास्ट टॉपिक भी मैं पूरा नहीं कर पाई, तो उसी टॉपिक को मैंने आज के सेशन में भी मर्ज करने की कोशिश की है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपको प्लानर में दिख रहा है कि आज हम सिर्फ प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं, बट आज का सेशन नाउन और प्रोनाउन ये दोनों टॉपिक पर निर्धारित होगा। चलिए, ऐसा कभी कभी होता है कि प्लानर में आपको एक टॉपिक दिखता है और फिर जब आप किसी टॉपिक को डिस्कस करते हो तो उसको डिस्कस करते वक्त आप लोगों को उस टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक भी दिख जाएगा। ऐसा बहुत बार होगा और होता है। उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि देखिए प्लानर में डिसाइड करना और रियलिटी में कभी कभी सेशंस लेते वक्त बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उसी कारणवश फिर ऐसा कभी होगा। किसी भी विषय की बात कर रही हूँ, सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी फैकल्टी ने आपको एक उस दिन दे दिया। रेयरली होता है कि आपको जैसे एक पर्टिकुलर आज चैप्टर लेना था, उसके साथ कोई दूसरा चैप्टर भी आ गया। ठीक है, ध्यान में रखिए। राम राम जी रजनीश। अभी ठीक हूं, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग। आपने याद रखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछला जो सेशन था, लास्ट सेशन लेक्चर नंबर हमारा जो 2 था, उसमें वी हैव डिस्कस टॉपिक नाउन और नाउन एंड नंबर्स। इस टॉपिक को हमने कवर किया था। नाउन डिस्कस किया, बट नाउन का लिए नाउन के साथ साथ बेसिकली हमने नाउन एंड नंबर्स इस टॉपिक को डिस्कस किया है। नाउन एंड नंबर्स क्या होते हैं? नाउन एंड नंबर्स होते हैं प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन। इसका जो एक हम कहेंगे एक बेसिकली जो अलग से कैटेगरी बनता है नाउन में, वो हमने डिस्कस किया। नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी नाउन का प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, उसको हम नंबर्स ऑफ नाउन ऐसा कहते हैं। थैंक यू अक्षय, थैंक यू बेटा। आई एम फाइन टुडे, थैंक यू। ठीक है, आज जो सेशन होगा उसको हम क्या क्या मतलब क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो इसमें एग्जाम पैटर्न एनालिसिस क्यों है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर भी क्यों है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन टूडेज सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। बट प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले हम लोग नाउन ये टॉपिक देखेंगे। नाउन में हम लोगों को देखना है एपोस्ट्रोफी का रूल और उसके बाद में कुछ कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स का ना मैंने अलग से हिस्सा, कल का जो सेशन है उसमें हम कॉमन एरर से डिस्कस करेंगे। तो आज हम नाउन का सिर्फ एपोस्ट्रोफी का रूल डिस्कस करने वाले हैं और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन इस चैप्टर को। ठीक है, प्रोनाउन में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। प्रोनाउन में भी ऑलवेज डिस्कस सी। प्रोनाउन में बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं उनको समझ लेना, और दूसरा है प्रोनाउन के यूसेज को समझना। उनके जो टाइप्स है उनको आपको यूसेज के तौर पे समझना है। ठीक है, तो चलिए अभी सेशन की शुरुआत हो रही है। आप लोगों के कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि हम लोग आपके डाउट्स जो है वो पहले सॉल्व करें और फिर ही हम सेशन की शुरुआत कर पाए। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो अभी देखिए पिछला जो सेशन था वो सेशन में हमने नाउन्स एंड नंबर्स देखे थे। नाउन एंड नंबर्स क्या देखे थे? देखिए मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि जो नाउन होते हैं वो नाउन सिंगुलर प्लूरल होते हैं अगर उनके साथ एस लग जाए या उनसे एस निकल जाए तो। जैसे कोई एक पर्टिकुलर नाउन है, वो एक पर्टिकुलर नाउन है, उसको अगर आप एस लगा दो, जैसे बुक है बुक। अब बुक ये सिंगुलर है, राइट? अब बुक को अगर आपको प्लूरल करना है तो आप क्या करोगे? बुक्स करोगे। पेन है, पेन को सिंगुलर करते वक्त हम पेन्स बना देते हैं, प्लूरल बना देते, राइट? बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूल है जिससे हम लोगों को समझना होगा कि नाउन सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल नहीं किए जाते। कुछ अदर कैटेगरीज भी होती है जिस कैटेगरी में किसी नाउन को अलग तरह से भी आपको कंसिडर करना होगा। जैसे कुछ नाउन सिर्फ प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन सिर्फ सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते।
तो आपने ये अलग अलग वेराइटीज देख ली, शायद वो सारी वेराइटी आप लोगों को समझी है, ठीक है। उस वेराइटी में कुछ कॉमन एरर्स थी, 2, वो कुछ कॉमन एरर्स भी आप लोगों की हो चुकी होगी, आई थिंक सो। अच्छा, अब ये जो हमने डिस्कस कर लिया है, इसके बाद जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पोजीशन शो करना। देखिए, बहुत सी बार क्या होता है, हम नाउन की पोजीशन शो करते हैं, नाउन की पोजीशन शो करते वक्त उस नाउन को एक पंक्चुएशन मार्क जुड़ जाता है जिसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, उसके बाद लगता है एस। जैसे मुझे बताना है स्मिता का घर या स्मिता का किचन, तो मैं स्मिता's किचन कह के कहती हूँ। अगर मुझे कहना है कि चेतन का बर्थडे है आज, तो मैं कहूंगी चेतन्स बर्थडे। समझ लो, तो मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर किसी नाउन की पोजीशन दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर किसी नाउन की पोजीशन दिखाने की कोशिश की है। पोजीशन होती क्या है, पोजीशन होती है ओनरशिप। जैसे स्मिता's किचन का मीनिंग होता है किचन ऑफ स्मिता, कि भाई स्मिता का किचन है। बर्ड्स चर्पिंग माने क्या होता है कि पंछियों की चहचहाट, चर्पिंग माने चहचहाट। उसके बाद आती है शाहरुख मूवी का मतलब होता है मूवी ऑफ शाहरुख। तो जब भी हम ओनरशिप दिखाते हैं तो हम ओनरशिप 2 तरीके से दिखाते हैं, या तो आप किसी नाउन को एस लगा दो एपोस्ट्रोफी के साथ, या तो फिर और किसी नाउन के पहले आप ऑफ लिख दो, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि हाउस ऑफ मिनिस्टर, तो आपने क्या कहा, आपने कहा मिनिस्टर का घर, या तो आप कह सकते हो मिनिस्टर्स हाउस। तो यहां पर भी आपको वही कहना है, मिनिस्टर का घर, समझ रहे हो। तो जब आप ये बातें करते हो कि आपको कुछ पर्टिकुलरली, जैसे आपको कहना है कि क्या चीज किसकी है, ये जब आप कहते हो उस वक्त आप 2 तरीके से उस नाउन को यूज करते हो। एक तो तरीका होता है उसके साथ आपने ऑफ लगा दिया, और दूसरा तरीका होता है उसके साथ आपने एपोस्ट्रोफी का उपयोग किया है। हम जो देखने वाले हैं ऑफ का रूल नहीं, हम रूल देखेंगे एपोस्ट्रोफी वाला, कि किसी नाउन को एपोस्ट्रोफी लगाते वक्त कौन से इंपॉर्टेंट चीजों पर आप लोगों को ध्यान देनी है। तो उसका पहला रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी हम पोजीशन बताते हैं तब हम नाउन को एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बट हर नाम को हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट एड एपोस्ट्रोफी एस टू एवरी नाउन। तो कौन से नाम को लगा सकते हैं, तो कौन से नाम को नहीं लगा सकते, पहले तो देखो। एपोस्ट्रोफी एस ये कभी भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग माने जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनके नाम को यूज नहीं किया जाएगा, यूज नहीं किया जाएगा। आपको अगर बताना है तो आप ऑफ से बताइए। जैसे टाइज नॉट, ये आप नहीं लिख सकते हो बेटा, क्योंकि टाई एक नॉन लिविंग थिंग होती है, आप उसको नॉट ऑफ टाई कह दो। आप क्लासेस नोट्स, ये तो अलग हुआ क्योंकि क्लास को लगता है एपोस्ट्रोफी, तो ये मैं नहीं यहाँ पर ऐड कर रही। मैंगोज टेस्ट, ये आप नहीं लिख सकते हो, मैंगोज टेस्ट ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना होगा टेस्ट ऑफ मैंगोज। समझ रहे हो, टेस्ट ऑफ मैंगोज, नॉट ऑफ टाई, टाइज नॉट नहीं लिख सकते हो, मैंगोज टेस्ट आप नहीं लिख सकते हो, क्यों, मैंगो इज अ नॉन लिविंग थिंग। समझ गए। तो नॉन लिविंग थिंग्स के जो नाम होते हैं उनको एपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं लगता। ये रूल समझना बड़ा आसान है, ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो। इसके बाद का जो रूल है वो रूल कैसे हम लोगों को पढ़ना है उसकी बात करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया है हिज हाउसेस नंबर वॉज नॉट नोन, यहाँ पर हाउस को एपोस्ट्रोफी लगाई गई है जो कि गलत है। क्यों, हाउस इज अ नॉन लिविंग थिंग और हाउस को आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। हिज हाउसेस नंबर, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ हिज हाउस, ठीक है। द फ्लावर पॉट वॉज एट द फ्रंट डोर साइड, फ्रंट डोर के साइड में, के साइड में, तो डोर इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड यू कैन नॉट एड एपोस्ट्रोफी एस टू इट, सो इट इज रॉन्ग। It will be written as the flower pot was at the side of the front door. समझ रहे हो, फ्रंट डोर के साइड में माने ऑफ आपको यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप इट गेट्स क्लियर विद यू ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर है। हाँ जी, हेलो, प्लीज बताइएगा कि ये जो मैं समझा रही हूँ ये समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर दूसरी बात करते हैं
कि कहाँ कहाँ और आप एपोस्ट्रोफी का रूल अप्लाई कर सकते हो, माने और कौन से नामों को आप एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो। तो देखिए, नेचर के जो नाउन होते हैं, नेचर के जो नाउन होते हैं मतलब मून, सन, है ना, रिवर, माउंटेन, ये जो नाउन होते हैं इनको आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। ये पहली बात। अप्लाइड टू माने कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। दूसरी बात, जो टाइम के नाम होते हैं जैसे दिन, मंथ, ईयर, वीक, डे, इनको आप यूज कर सकते हो। आर, वेट्स जो होते हैं ना, वजन बताने वाले जो, या फिर हम जो बोलते हैं मेजरमेंट वाले यूनिट्स, जो यूनिट्स में आपने मेजर कर रखा है या आप मेजर करते हो, उन यूनिट्स को भी एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। उसके बाद आ रहा है डिस्टेंस, अंतर, डिस्टेंस को एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। फिर आ रही है प्लेस, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। फिर आ रहा है पर्सोनिफाइड नाउन, पर्सोनिफाइड नाउन को भी एपोस्ट्रोफी लग सकता है। जैसे बॉयज हैंड, सही है। टाइम्स मार्च, सही है। और 1 किलोमीटर जर्नी, बिकॉज आपने डिस्टेंस को लगाया तो ठीक है। और रुपीज वर्थ, देखिए एक यूनिट है ना, यूनिट है, पैसा गिनने का यूनिट, रुपीज वर्थ लग गया। नाइट्स जर्नी, टाइम को लगा। मीटर्स लेंथ, लेंथ यूनिट है। नेचर्स लॉ, नेचर को लगा। और वीक्स हॉलीडे, टाइम को लगा। समझ रहे हो। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो नेम्स होते हैं, उनको भी हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि भाई जहां पर एक कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन को भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका एक जो रूल मैंने बताया है कि नॉन लिविंग थिंग को हम नहीं लगा सकते। अक्षय जी हाँ, बिल्कुल हम स्काई को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। स्काई इज ए नेचरिस्टिक थिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, पर्सोनिफाइड नाउन, ये समझने की कोशिश करिए ना, व्हाट इज पर्सोनिफाइड नाउन। देखिए, बहुत से लोग हैं अपने पास जो कोई वस्तुएं होती है उनसे बड़ा प्यार करते हैं। जैसे समझिएगा, मेरे पास एक बाइक है और वो बाइक मुझे बहुत पसंद है, मैंने उस बाइक का नाम स्वीटी रख दिया। सोचो, अब स्वीटी रख दिया। अच्छा, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, राइट। वहां पर जो आत्माराम तुकाराम भिड़े होते हैं, पता है आपको। तो आत्माराम तुकाराम भिड़े की जो बाइक होती है, स्कूटर होती है, उस स्कूटर का नाम वो सखाराम रखते हैं। अब उन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने एक वस्तु को पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफाई करना मतलब क्या होता है, पर्सोनिफाई करना मतलब किसी एक वस्तु को इंसानों की तरह ट्रीट करना होता है। तो अगर किसी वस्तु को आप इंसानों की तरह ट्रीट करते हो तो उसको कहते हैं, उस नाउन को आपने पर्सोनिफाई बना दिया, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सोनिफाइड नाउन होते हैं उनको भी आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। जैसे सोचो, हाँ सखाराम, याद आया, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक का नाम रखा है कि भाई यहाँ पर ये स्वीटी, लाइक शी इज माई स्वीटी, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो लोगों को बड़ा प्यार होता है ना अपनी चीजों से, तो नाम रख देते, तो उनको इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इंसानों की तरह ट्रीट करते, ये कोई पागलपन नहीं है, इमोशंस है, भावनाओं में इंसान तो बहेगा ही। तो जो पर्सोनिफाइड नाउन्स होते हैं बेटा, उनको हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है पर्सोनिफाइड एग्जाम्पल्स, मतलब जैसे माई स्कूटर, माई स्कूटर, सखाराम, सखाराम, सखाराम्स, टायर इज पंक्चर्ड। अब वो क्या कहते हैं, मेरी स्कूटर सखाराम, उसका टायर पंक्चर्ड है, मतलब माई स्कूटर सखाराम्स टायर इज पंक्चर्ड, टायर इज पंक्चर्ड। अब देखिए, पंक्चर्ड है तो सखाराम मैं एक पर्सोनिफाइड नाम के तौर पे लिख रही हूँ। ये बात समझ आई, क्या समझ आई ये बात। हाँ, आया टार्जन, राइट। टार्जन के साथ तो चाइल्डहुड मेमोरीज है बहुत से स्टूडेंट्स की। टार्जन एक टाइम की बड़ी, बहुत ही लाइक पॉपुलर मूवी थी, बड़ा पसंदीदा, पसंद किया था सब लोगों ने उस मूवी को, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी एपोस्ट्रोफी का दूसरा रूल बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा माने तीसरा रूल। तीसरा रूल ऐसा कहता है कि देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नाउन के एंड में एस का साउंड होता है। जैसे मैंने एक नाउन लिखा बॉयज, मैंने एक नाउन लिखा बेटा पीस। अब पीस का जो एंड का साउंड है ना, वो एस है, एस। ये जो साउंड होता है ना, एस वाला साउंड, इस साउंड को हिसिंग साउंड कहा जाता है।
अगर किसी भी नाम के बाद आपको एंड में हिसिंग साउंड दिख जाए, ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी नाउन के एंड में आपको हिसिंग साउंड दिख जाए तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, उस हिसिंग साउंड के आ जाने की वजह से आप उस नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिख सकते हो। एपोस्ट्रोफी एस अगर आपने लिखा तो गलत हुआ, आपको लिखना होगा ओनली एपोस्ट्रोफी। सो व्हाट डज इट रूल से? रूल से विथ नाउन एंडिंग विथ हिसिंग साउंड, जो नाउन एंड होते हैं हिसिंग साउंड से, उन नाउन का जो एपोस्ट्रोफी एस दैट बिकम्स ओनली एपोस्ट्रोफी, उसका जो एपोस्ट्रोफी एस है वो सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही बनेगा। ठीक है बेटा। चेल्सी, मुझे आप बताइए, आपके पास प्लानर होगा? प्लानर होगा तो आप एक बार प्लानर देख लीजिए, आपको प्लानर में सारे मिल जाएंगे क्लासेस। आपके पास अगर प्लानर है तो प्लानर में सब कुछ दिया होता है बेटा कि कौन सा क्लास हम कब करने वाले हैं, तो शायद उसमें लिखा हो, और अगर आपको ना मिले तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा एक बार, तो फिर मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको देख कर बता देती हूँ। ठीक है, जैसे एक वर्ड और का वर्ड है बेबीज। अब बेबीज माने एक बच्चा, बेबीज माने बहुत सारे बच्चे। अब बेबीज के एंड में एस दिखता है आपको, तो बेबीज को अगर एपोस्ट्रोफी यूज करें तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगी, एस नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये रूल ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जरूरी रूल है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको कहती हूँ एपोस्ट्रोफी के रूल ये बहुत मिनिमलिस्टिक रूल्स है, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तब हमको समझ में भी नहीं आते हैं कि एपोस्ट्रोफी का ये रूल यहाँ अप्लाई है और इसको इस तरह प्रिपेयर करना है। तो आई एम गोइंग टू, नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है, मैं आपको प्लानर प्रोवाइड करती हूँ, फिर मिल जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड कर देती हूँ, मैं बात करती हूँ जरा टीम से। चलिएगा बेटा, चलिए ध्यान दीजिए आगे। जब दो नाउन को आपको एक साथ में लिखना हो, अब अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल ऐसा कहता है, सोचिएगा, लव और कुश ये किसके बच्चे हैं? मतलब किन के बेटे हैं? राम और सीता के। अब राम और सीता के दो बेटे हैं लव कुश। अब इसी बात को मुझे अंग्रेजी में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे लिखू क्या? राम, राम्स एंड सीताज सन, ऐसे लिखू? या फिर राम एंड सीताज सन, ऐसे दो ऑप्शन है आपके पास, आप क्या चूज करोगे? देखिए ग्रामेटिकली आपको जो चूज करना है वो चूज करना है इस वाले ऑप्शन को। ध्यान में रखिएगा बेटा, जब भी आपको किसी दो लोगों की एक ही पोजीशन दिखानी हो, एक ही ओनरशिप दिखानी हो, जैसे ये जो भाई है, ये भाई के माँ बाप तो ये है ना राम और सीता, समझिएगा। तो जब भी किसी भी दो लोगों की आपको एक ही पोजीशन दिखानी है, जैसे समझिएगा मैं लव कुछ नहीं लिखती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ लव लिखती हूँ, लव। अब लव जो है ये राम और सीता इन दोनों का बेटा है, तो आपको जब दो लोगों की सिर्फ एक ही पोजीशन दिखानी हो तो आप दोनों भी नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ सकते हो, आपको जो सेकेंड वन नाउन है उसके साथ ही एपोस्ट्रोफी यूज करने का राइट है। देखिए अब जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माने बच्चे, एडम्स एंड ईव्स चिल्ड्रन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, आपको कहना होगा एडम एंड ईव्स चिल्ड्रन, क्योंकि ये एडम और ईव्स के बच्चे हैं, तो आपने कभी भी एक बार एपोस्ट्रोफी यूज करनी है, दो बार नहीं। दो बार यूज करोगे ना तो मीनिंग क्या हो जाएगा देखिएगा, एडम के चिल्ड्रन अलग है और ईव के चिल्ड्रन अलग है, ऐसा। तो इसलिए हम ये नहीं यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो व्हेन टू नाउन्स आर गिवन टू शो वन पोजीशन, जब एक पोजीशन दिखाने के लिए दो नामों को दिया गया होता है तो एपोस्ट्रोफी हमेशा सेकेंड वन को ऐड की जाए। ओके समझे? ठीक है, ये लिखना गलत है, इस रूल को समझ गए? चलिए देखिए, आपको समझ रहे हो बताइए, नहीं समझ रहा है वैसा भी बताइए, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तब उस वक्त फिर आप गलतियां ना करो, इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला रूल, ये तो हमारा हो चुका है। ठीक है, हाँ हम देख रहे हैं कभी भी किसी भी पजेसिव प्रोनाउन को एपोस्ट्रोफी ना यूज करो।
अभी तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है इतने बात ध्यान में रखिए। देखिए आपने कभी लेटर्स लिखे होंगे तो लेटर्स के एंड में योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स लविंग ऐसा कुछ तो लिखा होगा, राइट? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो योर्स को एपोस्ट्रोफी अपने लगाई है क्या, ये देखिए। अगर लगाई है तो वो गलत है, लगाई है तो वो गलत है। आपको एपोस्ट्रोफी नहीं यूज करनी है किसी भी प्रोनाउन को। जैसे हम बहुत सी बार योर्स को एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ऐसा यूज करते हैं, ये गलत है। आपको इसको ऐसा लिखना होता है। हाँ जी, ठीक है जी। ओके, बड़े सिंपल सिंपल रूल है। ओके, आपके पास अच्छा एक और रूल मुझे समझाना है आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है ना, एल्स इस वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी लगती है। जैसे समझिएगा, इफ इफ आई आई इफ इफ समवन एल्स दिया हुआ है, समवन एल्स दिया हुआ है, तो आपको एपोस्ट्रोफी यूज करनी है, तो आप कहाँ यूज करोगे? आप समवन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज करोगे, मतलब आप समवंस एल्स ऐसा लिखोगे, या फिर आप समवन एल्सेस लिखोगे? तो देखिए, समवन एल्स लिखना गलत है, समवन एल्सेस आप लिख सकते हो। समवन, एनी वन एल्स, नो वन एल्स, जो भी आपको लिखना है। आपको अगर नो वन, एनी वन या समवन के बाद एल्स लिखना है, एल्स का मीनिंग क्या होता है? कोई और। हम कहते हैं ना समवन एल्स मतलब कोई और, नो वन एल्स मतलब कोई और नहीं, एनी वन एल्स कोई और, ठीक है? तो कोई और मतलब एल्स, एल्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, समवन, एनी वंस, नो वंस के साथ नहीं यूज करते हैं। ये भी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आपको बताना है स्पॉट द एरर। द मेंस रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। कहां पर आपको एरर दिखता है? जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा प्लीज। I think please you should be clear about your doubts, and you should be quick with your answers. अंकुश, श्रद्धा, ओम, सुभाष यादव, अक्षय, ए बी ऐसे जवाब दे रहे हो। देखिएगा, द मेंस रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। मेंस रूम कहाँ है? अब मेंस क्या है? मेंस, मेंस यूज हुआ है यहां पर। जब मेंस यूज होता है, देखिएगा बेटा, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। ये ए को आपको ठीक करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा, मेंस। इज तो सही है, रूम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस मतलब देखिए, मैन होता है सिंगुलर, राइट? और उसका प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। वुमन होती है सिंगुलर, राइट? और उसका प्लूरल क्या होती है? वीमेन होती है। वीमेन कहा जाता है, वुमन नहीं। तो आपको अगर इनकी एपोस्ट्रोफी दिखानी हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनके बाद में एपोस्ट्रोफी के बाद एस क्यों नहीं लगाया? इसलिए एक ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सभी का जवाब, ऑलमोस्ट सभी का जवाब बिल्कुल सही है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी स्टार्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज माई फिल इन द ब्लैंक बुक, द अदर वन बिलोंग्स टू रमेश। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रदर्स, 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 ब्रदर।
ओके, सी दिस इज माई फिल इन द ब्लैंक बुक। अब देखिए ब्रदर्स बुक, अब भाई की किताब बतानी है तो एपोस्ट्रोफी यूज करनी होगी, एपोस्ट्रोफी एस यूज करना होगा। एपोस्ट्रोफी एस कहाँ दिया हुआ है भाई, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी भी गलत। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, सी विल बी योर राइट आंसर। दिस इज माई ब्रदर्स बुक। अच्छा ठीक है, अब आप जो बी वाले बच्चे हैं वो भी कहते हैं मैं ब्रदर्स प्लूरल भी हो सकता है, तो अगर प्लूरल के सेंस में होगा तो हम एपोस्ट्रोफी भी यूज कर सकते हैं, बट एस नहीं लगाएंगे। तो ये मेरे भाइयों की किताब है। अब देखिए भाइयों की एक किताब होना मुश्किल है, इसीलिए द ब्रदर शुड बी सिंगुलर, एंड इफ शुड बी सिंगुलर सो इट वुड बी in the C option, right? The next question is on the children's playground was renovated। ये तो हुआ, मतलब सेम कैटेगरी हुआ है। My parents house is bigger than ours। चलिए बताइएगा कौन सा पेरेंट्स आप यूज करोगे। मेरे पेरेंट्स का घर हमारे घर से बड़ा है, तो पेरेंट्स का घर आपको बताना है। अब पेरेंट्स का घर बताना, तो पेरेंट्स तो प्लूरल ही होते हैं, पेरेंट तो नहीं होते। अब प्लूरल है इसलिए एंड में एस आता है, इसीलिए क्योंकि एंड में आता है। देखिए आप पेरेंट्स कैसे लिखते हो बेटा, आप पेरेंट्स लिखते हो ऐसे, प्लूरल में लिखते हो। अब इसके एंड में ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड है, आपको एपोस्ट्रोफी शो करनी है, तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओ, एस नहीं लगाओगे, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन आपका जवाब आएगा, माई पेरेंट्स हाउस इज बिगर देन आर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, बी बी। सो कुमार, रवि कुमार आपका आंसर सही है, वैष्णवी तिवारी आपका आंसर भी सही है, हितेश, ओम प्रकाश एंड शुभम यादव जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, प्लीज 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 फोकस रहिए जवाब देते वक्त। बी ऑप्शन देखिए कैसे हुआ, ये समझ रहा हूं। पेरेंट्स ये ऑलरेडी प्लूरल नाम है, ठीक है। अब वो क्यों के प्लूरल है, तो उसके एंड में एस लगेगा। जिस भी शब्द के एंड में ऑलरेडी एस है, आपको एपोस्ट्रोफी के साथ दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चल बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। अब ये एक गलती है जो कि बहुत ही कॉमनली हम नहीं करते हैं। मैम समझ नहीं आया, प्रद्युम्न जी देखिएगा, प्रद्युम्न एक मिनट रुक जाइएगा। देखिएगा बेटा, जब हम पेरेंट्स ये वर्ड लिखते हैं ना, हमने क्या एक रूल देखा ना, रूल नंबर 3 हमने देखा है कि जिस भी वर्ड के एंड में, जिस भी नाउन के एंड में हिसिंग साउंड आता है प्रद्युम्न, जैसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे बॉयज। अब जैसे एक बॉय है तो आप सिंगुलर लिखोगे, इसको प्लूरल करोगे तो बॉयज हो जाएगा। तो अभी आपने जो प्लूरल नाउन लिखा है ये ऑलरेडी प्लूरल है, राइट। अब प्लूरल है, ठीक है, इसके एंड में एस आता है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस अगर आपको लगानी हो तो आप एस नहीं लगा सकते हो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी आप लगाओगे। जैसे बॉयज को सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, बट सिर्फ बॉय है बॉय, तो बॉय को एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। इसका रूल ऐसा है कि नाउन्स एंडिंग विथ हिसिंग साउंड, एंडिंग विथ हिसिंग साउंड, nouns ending with hissing sound, जिस भी noun के end में hissing sound आता है, don't take apostrophe s with them, they will take only apostrophe, but only apostrophe, ठीक है श्रद्युम। अब देखिएगा पेरेंट्स ये जो नाम है, ये पेरेंट्स ये नाम ऑलरेडी प्लूरल होता है बाबा। अब इसको ऐसा लिखा जाता है ना एस, तो इसके एंड में ऑलरेडी एस है,
तो जब आपको अगर इनकी पोजीशन दिखानी हो, पेरेंट्स की पोजीशन, तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाना। ये हमारा रूल है। अब ये वाला रूल है, इसलिए बी ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। अभी समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कॉमन एरर होती है, लेडीज रूम का जब एक रेफरेंस आता है तब हम एपोस्ट्रोफी उसके साथ लगाते हैं। आपने देखा है, ज्यादातर देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा होगा आपने, उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हुए आपने नहीं देखा होगा, आपको ऐसे ही दिखता है लेडीज रूम। तो क्या लगता है आपको, लेडीज रूम मतलब लेडीज मतलब औरतों का रूम, औरतों का मतलब प्लूरल। अब अगर लेडीज ये प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है तो उसको एपोस्ट्रोफी एस किस तरह से जुड़ जाएगा, इसका जवाब दीजिएगा। रजनीश सिंह का जवाब बहुत ही जल्दी आ चुका है। बहुत बढ़िया रजनीश, बहुत बढ़िया। श्रद्धा चौहान, बहुत अच्छे। हाँ जी अंकुश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ही सही। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। दिस इज द लेडीज रूम। लेडीज, क्योंकि ऑलरेडी हम जो लेडीज रूम होता है उसको प्लूरल बनाकर लिखते हैं, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो ऑलरेडी एस है एंड में, ऑलरेडी एस है, इसलिए एपोस्ट्रोफी यूज होगा, एस यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी सही है। ए नहीं आएगा बेटा, लेडीज रूम नहीं आएगा। देखिए, लेडी माने सिंगुलर होती है, ठीक है। अब अगर आपको लड़कियों का, औरतों का रूम अगर शो करना है तो आप एक औरत का रूम नहीं कहोगे, आप औरतों का रूम कहोगे। आपको आदमियों का रूम कहना होता है, आदमी का रूम नहीं कहना होता है। आप जब रूम कहते हो तो आपको यूज करना है मेंस रूम। मेंस रूम ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि मेन तो प्लूरल है, मेंस रूम। अब आपको जब लेडीज कहना होता है तो लेडीज को आप प्लूरल लिखते हो, प्लूरल लिखते हो, इसके एंड में ऑलरेडी एस है, इसलिए लेडीज रूम। ध्यान में रखिएगा ना, कुछ बेसिकली ऐसे नाउन है जो प्लूरल होते हुए चेंज हो जाते हैं। जैसे मैन का मैन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ठीक है। डेटा एक वर्ड होता है जो कि प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर में डेटम लिखा जाता है। उसी तरह से फॉर्मूली, फॉर्मूली ये एक सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल होता है फॉर्मूला, नहीं उसका सिंगुलर होता है फॉर्मूला, राइट। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा जो कि सिंगुलर प्लूरल में चेंज होते हैं, पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखिए क्वेश्चन में लेडी होगा ही नहीं। अक्षय जी, अंकुश, अब ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, इस पर हम बात करते हैं। अंकुश का ऐसा सवाल है कि मैम क्वेश्चन में लेडी हुआ तो हम क्या करेंगे। देखिए, आप अगर सोचोगे जरा लॉजिक से और थोड़ा सा अगर विचार करोगे इस पर, तो लेडीज रूम कभी भी सिंगुलर में नहीं कहा जाता है, इसको हमको प्लूरल ही कहना होता है। सोचो ना, अगर रूम है जिसमें मतलब औरतों के लिए बना हुआ अलग रूम है, तो एक औरत के लिए बना हुआ है, जी नहीं, पूरे सारे औरतों के लिए बना हुआ है, तो अनेक वचन रूप में भी लेडीज ही आएगा। लेडी लॉजिक से भी नहीं आ सकता है, वो क्वेश्चन में देने की तो बात ही अलग। क्वेश्चन में आप लोगों को गैस करना इजी नहीं होता है, बट आप लोगों को मन से तो गैस करने की क्षमता होती है आपके अंदर। आप सोचो ना, कोई रूम एक औरत का होगा, नहीं, अनेक वचन ही होगा, इसलिए हम लेडीज लिखते हैं अंकुश। बट ये क्वेश्चन आपने पूछा, अच्छा किया, ओके। आई होप इट गेट्स क्लियर विद यू ऑल देन। चलिए ठीक है, एपोस्ट्रोफी का रूल हमारा क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे की बात कर रहे हैं, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, उन कंपाउंड नाउन को प्लूरल सिंगुलर करने के उनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, बिकॉज ये जो रूल्स है ये बड़े ही इजी रूल्स हैं, इनमें बहुत टेक्निकलिटीज नहीं होती है। बस रूल देखो समझो और खत्म करो, रूल देखो समझो और खत्म करो, और ये रूल को बार बार रिवाइज नहीं करना होता। देखिए, एक नाउन की कैटेगरी होती है, उनको नाउन के कंपाउंड्स कहा जाता है या फिर कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है। अब कंपाउंड नाउन्स क्या होता है, देखिए, कंपाउंड नाउन ये वो नाउन होता है बेटा जो सिंगल नाउन नहीं होता है, वो नाउन के
दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ा हुआ एक नाउन होता है। जैसे सोचो, मैंने क्या किया, एक वर्ड लिया गार्डन और दूसरा वर्ड लिया चेयर, एंड व्हाट आई हैव एडेड गार्डन एंड चेयर टुगेदर, और इससे एक नाम बन गया जिसका है गार्डन चेयर। एक गार्डन चेयर क्या होती है? गार्डन चेयर होती है एक ऐसी चेयर जो गार्डन में रखी जाती है, राइट? उस पर नाम वाम होते हैं, आप गार्डन में चेयर देखते हो, दैट्स अ गार्डन चेयर। अब गार्डन चेयर एक कंपाउंड नाउन कैसे होता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, बना हुआ, अलग अलग नामों को आपने जोड़कर एक ही कंपाउंड बना दिया, उसको कहा जाता है कंपाउंड। दूसरा होता है टेबल लेग, टेबल का पैर। हम कहते हैं बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ये भी तो दो अलग अलग नाउन है, इनको जोड़कर आपने बॉयफ्रेंड बनाया हो, गर्लफ्रेंड बनाया है, महिला मित्र, पुरुष मित्र, ठीक है, समझ लो। तो ये बेटा जो कंपाउंड नाउन होते हैं, अब इनको करना होता है हमें प्लूरल। अब इनको प्लूरल करते वक्त दिक्कत ऐसी होती है, हमको ऐसा लगता है कि यार बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दिया हुआ है या फिर गार्डन चेयर दिया हुआ है, तो इसको प्लूरल करते वक्त मैं गार्डन चेयर लिखूं या फिर मैं गार्डन चेयर लिखूं? तो मैं आपको एक सिंपल फंडा बताती हूँ। जब भी आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल करते हो तो उस कंपाउंड नाउन का जो मुख्य नाउन है, टाइटल नहीं, देखिए गार्डन ये बहुत सारे नहीं हो सकते, चेयर्स बहुत सारी हो सकती है, टेबल का लेग्स बहुत सारे होते हैं, टेबल तो एक ही होता है, गर्ल एक ही है बट विद्यार्थी बहुत ही है, विद्यार्थिनियां बहुत ही, घोस्ट स्टोरीज कहानियां बहुत होती है, और वो मतलब घोस्ट की कहानी ऐसा हम कहा जाता है, ऐसा हम कहते हैं, समझ रहे हो? तो ये जो दो नाउन है, इस दो नाउन को जब हम प्लूरल करते हैं, जो कि एक ही नाउन में बंधे हुए हैं, इनको जब हम प्लूरल करते हैं, तो उनको प्लूरल करते वक्त उसमें जो मेन नाउन लिखा होता है, मेन नाउन, मेन मतलब क्या होता है भाई? जिस नाउन को अपने टाइटल दिया वो हम प्लूरल नहीं करते, मेन जो होता है उसको हम प्लूरल करते हैं। अब जैसे मुझे बताइएगा, आप लोग एक वर्ड लिखती हूँ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब सुप्रीम, मिनिस्टर मतलब मंत्री, इन दो नामों को आपने जोड़कर बनाया प्राइम मिनिस्टर, इसको आपको करना है प्लूरल। तो आप प्राइम मिनिस्टर लिखोगे या प्राइम मिनिस्टर्स लिखोगे? ऑफ कोर्स आप क्या लिखोगे? ऑफ कोर्स आप लिखोगे प्राइम मिनिस्टर्स, आप लिखोगे प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसा लिखोगे, राइट? मतलब इसको आपने प्लूरल लिख दिया, राइट और नो? अब क्योंकि आपने इसको प्लूरल लिख दिया, तो इस प्राइम को क्यों नहीं लिखा? बिकॉज प्राइम ये एक टाइटल था और मिनिस्टर ये पर्टिकुलर नाम, राइट? वेरी गुड ऋतिक, अंकुश, बहुत अच्छे, समझ गए। तो बेटा फिर ये ही लॉजिक है यहाँ पर कि जब भी नाउन के कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर मिनिस्टर्स को एपोस्ट्रोफी ना यूज करे। मोहित दुबे, क्यों ना यूज करे? एपोस्ट्रोफी यूज क्यों की जाती है? पोजीशन दिखाते हुए, ठीक है। एस हम क्यों लगाते हैं? प्लूरल करते हुए। तो एपोस्ट्रोफी एस और सिर्फ एस लगाने में अंतर होता है, वो ध्यान में रखिएगा सब लोग, ठीक है। अब शायद ये आप लोगों के लिए मतलब आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझा पा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये समझ गए पहली बात तो आप लोग, ठीक है। अब इसी कंपाउंड नाउन की कैटेगरी होती है ये भी, ये जो कैटेगरी होती है इसको समझ लीजिए, इस कैटेगरी को कहा जाता है हाइफन नाउन। अब हाइफन नाउन क्या होता है? हाइफन नाउन वो होते हैं जब जब दो अलग अलग नाउन, जैसे एक नाउन दूसरे नाउन को जब हमने जोड़ा, तो वो एक नाउन दूसरे नाउन के साथ हाइफन इस पंक्चुएशन मार्क के साथ जुड़ा। एक पंक्चुएशन मार्क होता है हाइफन नाम का, हाइफन। तो जब आप हाइफन के साथ पंक्चुएशंस को जोड़ते हो, सॉरी, जब आप हाइफन के साथ नाउन को जोड़ते हो तो उससे एक नाउन बनता है, उसको हम हाइफन नाउन कहते हैं, समझे? जैसे मदर इन लॉ, इन अलग है, लॉ अलग है, मदर ये अलग है, अलग अलग तीन नाम थे, इन तीनों नाम को आपने जोड़ दिया हाइफन इस पंक्चुएशन मार्क से। वेरी गुड अक्षय। तो उसको हम कहते हैं हाइफन नाउन्स, ठीक है। हाइफन नाउन को जब आपको प्लूरल करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, मदर इसमें मेन नाउन है, इन लॉ ये तो टाइटल है, इन लॉ माने ससुराल वाले, ससुराल वाली माँ,
तो ससुराल वाली माए माने हमारी जो सासू माए होती है, हमारी नहीं, सबकी अलग अलग जो सासू माए होती है, इनको अगर प्लूरल में आपको लिखना है तो आप मदर्स इन लॉ लिखोगे, ठीक है। जैसे अक्षय ने दिया सन्स इन लॉ, आप सन इन लॉज नहीं लिखते हो, ठीक है। हम इन लॉज भी लिखते हैं बट वो एपोस्ट्रोफी में लिखते हैं। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एपोस्ट्रोफी और प्लूरल को मिस्टेकन करते हैं, मतलब दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी क्लियर नहीं होती है हमारी। हमको ऐसा लगता है कि इन लॉज मतलब ये होता है, पर इन लॉज मतलब ये भी हो सकता है। अगर मुझे कहना है कि मेरे इन लॉज का जो घर है वो काफी छोटा है, तो मैं कहूंगी इन लॉज हाउस, क्योंकि आप यहां पर पोजीशन दिखाते हो। तो लॉ इस वर्ड को आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो इन लॉज के फ्रेज में, अगर आपको पोजीशन दिखानी हो तो। आपको अगर इनको प्लूरल लिखना है ना बेटा, तो आप इन लॉज कभी नहीं लिखोगे ऐसा, ये गलत हुआ। इन लॉज ये प्लूरल कभी भी नहीं लिख सकता, प्लूरल करना ये रॉन्ग होता है, इन लॉ ये प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भले ही हाइफन नाउन नहीं है, बट देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, इनको प्लूरल करने हुए हम करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो हम करेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ को हमें करना है प्लूरल, तो हम लिखेंगे कमांडर्स इन चीफ, नॉट कमांडर इन चीफ्स, क्योंकि इन चीफ ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ ये दिए हुए सारे टाइटल है, मेन जो नेम्स है उसमें यूज हो वो मदर है, मेंबर है और कमांडर है। समझ रहे हो इस बातों को। अब हाइफन नाउन का ही एक और जो हम कहते हैं कि एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स और भी है हाइफन नाउन के, जैसे पासर बाय। पासर बाय मतलब कोई अगर आपके बगल से गुजर गया तो उसको हम कहते हैं आपका पासर बाय, गुजर गया नहीं, गुजर गया, ठीक है। और दूसरा होता है भाई रनर अप। रनर अप पता है आपको। पार्ट टाइम जॉब, मेकअप आर्टिस्ट, इनको करना है प्लूरल, तो कैसे करोगे, पार्ट टाइम जॉब्स करोगे, मेकअप आर्टिस्ट करोगे, रनर अप्स नहीं, रनर्स अप, पासर्स बाय ऐसे करोगे। शायद ये समझ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये हाइफन नाउन क्लियर हो गया, कंपाउंड नाउन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन जो नाउन पर्टिकुलर एक स्टेट में लिखे होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है बेटा, हम दो नामों के बीच एक प्रेपोजिशन डाल देते हैं। जैसे हम कहते हैं दिन पर दिन, तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है डे बाय डे। मैं अगर कहूं आपको बेटा वर्ड टू वर्ड पढ़ो, अब वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, वर्ड बाय वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। तो बेटा जब मैं कहूं वर्ड फॉर वर्ड, तो वर्ड फॉर वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। मैंने एक नाउन लिखा, उस नाउन के बाद फॉर एक प्रेपोजिशन लिखा, और उसके बाद उसी नाउन को रिपीट किया, सेम नाउन लिखा। तो बेटा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसी कैटेगरी में आपको कभी भी नाउन दिया हो तो उन नामों को कभी भी प्लूरल नहीं करते। नो प्लूरल, नो प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द नाउन्स दैट आर गिवन इन दिस स्ट्रक्चर, जैसे नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन रिपीट। विलेज आफ्टर विलेज का विलेजेस आफ्टर विलेजेस कभी नहीं होगा, आर आफ्टर आर का आर्स आफ्टर आर्स कभी नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड का वर्ड्स फॉर वर्ड्स कभी नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज का पेजेस आफ्टर पेजेस कभी भी नहीं होगा। अक्षय, आपने जो लिखा वो लिखा डे आफ्टर टुडे, इसमें डे आफ्टर डे होता तो फिर हमने ये रूल कंसिडर किया होता, टुडे इज नॉट द सेम वर्ड ना, सेम वर्ड यूज करना है, ठीक है। ओके, अब मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देने हैं और उन क्वेश्चंस पे सवाल पूछने हैं। अगर ये सब कुछ समझ चुके हो आप लोग तो पहला क्वेश्चन है, और आप लोगों को फिर मैं मतलब जैसे आपके पास तीन ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। और आपको मैं कह रही हूं कि 1 2 3 इन ऑप्शन में से विच इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप सोचकर जवाब देने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, women after women claim to speak against present mayor. Which one is correct? कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। You need to tell me the option number. हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए सही जवाब है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए समझ गए आप लोग। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस लिखना गलत है, आपको पेज आफ्टर पेज लिखना होगा ना, पेज आफ्टर पेज। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वीमेन आफ्टर वीमेन, ये सही है या गलत है? तो ये भी गलत है। कैसे? वीमेन और वीमेन बोथ आर प्लूरल नाउन एंड हम प्लूरल नहीं लिख सकते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको कभी भी नाउन प्रेपोजिशन नाउन के बाद उनको प्लूरल नहीं लिखना है। अब दिक्कत क्या हो गई, आपको पता है पेज का प्लूरल पेजेस होता है, बट वुमेन का प्लूरल वीमेन होता है, ये प्लूरल नाउन है ऑलरेडी, और प्लूरल नाउन नहीं लिखते हैं। तो आपको इसको सही बनाकर लिखना होगा, वुमन आफ्टर वुमन। वुमन आफ्टर वुमन, नॉट वीमेन आफ्टर वीमेन। वुमन होगा, वीमेन नहीं होगा। समझ गए? तो बेटा ये आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, अगर गलतियां हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोगों को उतना ज्यादा फोकस रहना होगा। देखिए बेटा, आप जो एग्जाम दे रहे हो, एएफओ का, आईबीपीएस एग्जाम, बैंकिंग का लेवल का एग्जाम है, आपका एग्जाम का जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ में भले ही देखिए इंग्लिश का वेटेज कम है, बट इतनी बात ध्यान में रखिए कि 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन को 25 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन को सिर्फ हाफ मार्क है। अब जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और हाफ मार्क की बात कर रहे हैं, तो बात कैसी होती है, अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको 5 ही मार्क्स मिलने वाले। मतलब आपका अटेम्प्ट होना और अटेम्प्ट भी सही लगना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से आपका जब इंग्लिश पर ध्यान होगा ना, ध्यान होगा ना, तब जाके ही आपके आंसर सही होंगे। आप अगर इसको बिल्कुल ऐसा उड़ाओगे कि अभी इस वक्त बहुत नींद आती है, इस वक्त खाना खाने के बाद सोने का मन करता है, ये ऐसा वक्त होता है जिस वक्त तो मैं कभी भी पढ़ाई नहीं करता था। बेटा देखिए, आपके जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती थी कि मैम 2 से 4 का समय बहुत बोरिंग होता है, चेंज करके देखिए। बट अगर चेंज नहीं हो रहा है, या फिर जब तक चेंज नहीं हो पा रहा है, तब तक क्या मैं पढ़ूंगी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और देखिए टाइमिंग बहुत कम रहती है। अच्छा, कम रहती है मतलब मुझे नहीं पता, समझ में आया? ठीक है, देखो मैं एक बार समझाती हूँ, 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। आपको पढ़ना किसी भी समय पर है, हम सबके लाइफस्टाइल का टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई बहुत लेट तक, अब आजकल मैं लेट सो रही हूँ, पहले मैं जल्दी सोती थी। आप लोग शायद जल्दी सो जाते हो, जल्दी उठते हो। कुछ लोग बहुत लेट सोते हो, लेट उठते हैं। कुछ लोगों की सुबह ही 2 बजे होती है, कुछ लोगों की सुबह 6 बजे होती है, उनके लिए दोपहर ही 10 बज जाती है। हमारे लिए दोपहर हमारी शाम को 4 बजे होती है। समझ रहे हो? तो बेटा टाइमिंग्स अलग है। अब हमको किसी भी एक टाइम पर तो क्लास लेनी पड़ेगी ना, तो कोई भी टाइम सही या गलत नहीं होता है, गलत नहीं होता। दूसरी बात, हमारे क्लास के टाइम की बात हो गई। आपकी जो एग्जाम के टाइम है, हाँ वो एग्जाम का टाइम थोड़ा कम है। आपको 150 क्वेश्चन है और आपके पास समय है 120। मतलब आपको एक क्वेश्चन को लगभग सिर्फ 48 सेकेंड्स मिलने वाले हैं। तो अब 48 सेकेंड में इंग्लिश का सवाल पढ़ना, रीजनिंग का सवाल पढ़ना और उसको जवाब देना, ये काफी टेक्निकल चीज होती है, जिसको आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत ज्यादा। आपको पढ़ाई बहुत, मतलब पढ़ाई से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो आपको जब मैं 2 घंटा पढ़ा रही हूँ उस वक्त सिर्फ पढ़ो, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो या इस तरह से आप उस वक्त सेशन अटेंड करो, ताकि उसके बाद, ध्यान में रखिएगा, ताकि उसके बाद आपको दोबारा सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मतलब 2 घंटा सेशन और फिर मिनिमम 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, ओके। तो शायद ही आप लोगों को समझ में आ गई है बात। अच्छा, फिर यहाँ पर मेंस आफ्टर मेन, सॉरी मेन आफ्टर मेन होता फिर भी गलत ही होता, चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन होता फिर भी गलत ही होता, डेटा आफ्टर डेटा होता फिर भी गलत ही होता, फॉर्मूली आफ्टर फॉर्मूली होती फिर भी गलत होता। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज, एक और कैटेगरी बची है, बस उस कैटेगरी को देख लेते हैं। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में फुल होता है, फुल, जैसे ग्लास फुल। हाँ बेटा, फिर मैन आफ्टर मैन होगा, राइट अंकुश। देखिए, जैसे हम बोलते हैं ग्लास फुल, कप फुल, हैंडफुल, हैंडफुल माने बस हाथ भर के, हाथ की बस हाथ भर के, हाथ के जो पाम है उनका कवरेज बस। कप फुल क्या होता है? कप भर के, तो कुछ भर के, फुल। अब देखिएगा, ऐसे जो नाउन होते हैं इनको जब प्लूरल करना होता है तो इनके फुल के साथ एस लगा दो। कप्स फुल नहीं लिखो, हैंड्स फुल नहीं लिखो, कप फुल्स लिखो, ग्लास फुल्स लिखो, हैंड फुल्स लिखो। ठीक है जी, ओके। तो आई थिंक इट गेट्स क्लियर विद यू ऑल। देखिए, 2 सवाल है हमारे पास, दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही है, ये मुझे आप लोग बताओगे, या फिर इसमें अगर दोनों में भी गलतियां हैं तो हम लोगों को एरर स्पॉट करनी है। अब एरर कैसे स्पॉट करें? देखिएगा, ऑल ही सिस्टर इन लॉज हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टी। उसके सारे ही सिस्टर इन लॉज क्या होती है? भाभिया या सालिया, ऐसा हम कहते हैं ना, सालिया भाभी, राइट। देखिए, चीयरफुल ये अलग है अक्षय, चीयरफुल एक एडजेक्टिव होता है, राइट। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को तो हम कभी भी प्लूरल बना ही नहीं सकते, हम सिर्फ नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। तो सिस्टर इन लॉज ये कभी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा सिस्टर्स इन लॉ। द नेक्स्ट कह रहे हैं, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल मेडिसिन डेली। स्पून्स फुल कभी नहीं होगा, ये होगा स्पूनफुल्स। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। ओके, चलिए, यहां तक हमने जो नाउन देखा वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमने देखने की कोशिश की है। इसके बाद ये जो 2 कैटेगरीज है, इन 2 कैटेगरीज की पढ़ाई आप लोग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि कुछ नाउन ना सिंगुलर में लिखे जाते हैं, पर वो जब प्लूरल होते हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो, जैसे वुड, वुड मतलब क्या होता है भाई? वुड माने जो लकड़ा होता है उसको हम वुड कहते हैं, ठीक है। जब हम वुड को प्लूरल करते हैं ना तो इसका मीनिंग वुड नहीं होता, इसका मीनिंग जंगल हो जाता है। अब ये हो वोकैबुलरी, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। जैसे समझिए, वाटर होता है ना, वाटर, वाटर माने पानी। अब पानी को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है, बट अगर आपने पानी को प्लूरल बना दिया तो उसका मीनिंग पानी ना रहते हुए समंदर हो जाता है, सी हो जाता है। एक वर्ड होता है बेटा एसेट, एसेट का मीनिंग गुण होता है, क्वालिटी होती है। जैसे मेरा भाई हमारा एसेट है, माने वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्वालिटी है। अब जब एसेट को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसका मीनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। सैंड, रेत, रेत अगर सिंगुलर है तो उसका मीनिंग रेत होता है, मटेरियल। जब उसको सैंड्स कर दोगे तो उसका मीनिंग जमीन हो जाएगा। आयन, आयन माने लोहा होता है, राइट। जब आप इसको प्लूरल बनाओगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, आयन की चेंज होती, सीख जो होती है वो। स्पून फुल्स नहीं अंजलि त्रिपाठी, ओनली स्पून फुल्स, राइट मिस्टर रवि कुमार, राइट राइट राइट। या हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, ओके। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि बेटा कुछ नाउन यूज होते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में। जब वो सिंगुलर प्लूरल होते हैं तो वो सेम मीनिंग में नहीं रहते, वो प्लूरल में चेंज और सिंगुलर में चेंज, मीनिंग वाइज चेंज होता है।
उनका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, ये कैटेगरी आप लोगों ने देखनी है। फिर मैंने आप लोगों को जो समझाया था कि एडवाइस और एडवाइस का डिफरेंस क्या है, मतलब ADVIC वर्सेस ADVISC, तो वो आप लोगों को मैंने समझा दिया था, आप बस देख लीजिए। पोएट्री और पोएम का डिफरेंस क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगली बात हम करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी बात है, वो है न्यूमेरल नाउन से रिगार्डिंग। न्यूमेरल नाउन से रिगार्डिंग क्या बात होती है, देखिएगा देखिएगा। न्यूमेरल नाउन क्या होता है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिएगा भी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है नाउन इस चैप्टर का, फिर हम तो प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। देखिए, न्यूमेरल नाउन क्या होती है। अच्छा, इसको हमने अगर कल के सेशन में भी देख लिया फिर भी चल जाएगा ना, बिकॉज इट्स अ कॉमन एरर। तो हाँ, असेट का उल्टा, ठीक है, इसको हम, ये जो रूल मैं अभी देखने वाली थी, पढ़ाने वाली थी आप लोगों को, ये हम कॉमन एरर के सेक्शन में पढ़ते हैं, तो इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज कॉमन एरर जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, नाउन और प्रोनाउन इस दोनों भी चैप्टर का, तो ये वहां पर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वी आर ऑल डन विथ नाउन, वी कैन गो एंड वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल स्टार्ट द टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले थे, वो टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा है, आपको सेंटेंस इंप्रूव कर देना है। ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू स्कीम। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि इसको आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से आपको इसको सॉल्व करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू स्कीम। ठीक है, चलिए ABCD, विच ऑप्शन विल बी योर आंसर। अर्चिता सिंह, श्रद्धा, अर्चिता आपका, श्रद्धा आपका जवाब C है। ओके, आपको इम्प्रूव करना है ना, आप जब इम्प्रूव करते हो तब क्या करते हो, इम्प्रूव मतलब क्या, इम्प्रूव मतलब गलती को सुधारना। अब सेंटेंस में गलती कहाँ दिखती है, ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशन। पहली बात, इंफॉर्मेशन ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसको प्लूरल नहीं लिख सकते, इसको हमें सिंगुलर लिखना होता है, तो इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसके पहले मेनी मतलब बहुत सारे, प्लूरल अर्थ से मीनिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। मेनी को हटाकर हम यूज करते हैं मच, मच का मीनिंग भी ज्यादा ही होता है, तो ये मेनी इंफॉर्मेशन गलत हुआ, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है, मच इंफॉर्मेशन लिखा है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, मेनी मच इंफॉर्मेशन। मेनी लिखना बिल्कुल गलत है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था क्या कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन ये ओनली सिंगुलर होगा, सिर्फ सिंगुलर होता है। तो ये गलती कैसे हो रही है आपसे बेटा, रिवाइज करना ये आपकी जिम्मेदारी है, हाँ या ना। तो आपका बी ऑप्शन कैसे आ सकता है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हो, प्लूरल लिख सकते हो, नहीं, यहाँ पर भी प्लूरल दिया हुआ नहीं लिख, अच्छा यहाँ पर सिंगुलर, बट पहले तो आपने मेनी ये वर्ड लगा दिया। देखो, मेनी और मच इन दोनों भी शब्दों का मीनिंग ज्यादा ही होता है, पर ध्यान में रखिएगा मेनी के बाद हम कभी भी काउंटेबल नाउन को ही लिख सकते हैं, बल्कि मच के बाद हमें अनकाउंटेबल लिखना होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों को अटेम्प्ट करना है अभी इस क्वेश्चन को।
बड़ा ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। द पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही इजी है, अब नहीं गलत करोगे कोई भी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए आप जो सवाल जवाब दे रहे हो मुझे, ए बी ए, ऐसे क्यों जवाब दे रहे हो भाई? ऐसे जवाब क्यों आ रहे, ए या डी? ए के जवाब आना चाहिए, ठीक है। द पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। हम पीपल्स ये वर्ड रेयरली लिखते हैं, नहीं लिखते, तो यहाँ पर हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अच्छा पीपल फ्रॉम आएगा, अलग अलग जगह से लोग, पीपल ऑफ नहीं, अलग अलग जगह से कहते हैं ना, अलग अलग जगह के नहीं कहते, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ए हमारा गलत हो रहा है क्योंकि पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लिखा है, पर्सन्स नहीं लिखेंगे, पीपल्स नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हमारा जवाब नहीं होगा। देखिएगा मैं आपको एक बात बताती हूँ, पीपल ये जो वर्ड होता है ये ऑलरेडी प्लूरल ही है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको आपको और प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात मैं जो समझाऊंगी वो बात समझिएगा, पीपल को कभी कभी प्लूरल में लिखा होता है, बट जब इसको पीपल्स लिखा होता है इसका मतलब है किसी एक जगह से जगह के बहुत सारे लोग, किसी एक जगह के, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अलग अलग कंट्री के, आपको चाहिए किसी एक जगह के लोग, जैसे हम लिख सकते हैं अमेरिकन पीपल्स, लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जापानीज पीपल्स, हम मतलब किसी एक जगह से अगर बहुत से लोग आते हैं तो उनको हम पीपल्स लिख सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन रूल है। हम पीपल को प्लूरल नहीं बना सकते, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल नेम, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है। ये जो वर्ड होता है इसका मीनिंग जरा चेंज हो जाता है जब वो एस के साथ आता है, पीपल्स। क्या ये बात समझ आई? देखिए नाउन ये चैप्टर है, जितने रूल उतने एक्सेप्शन, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप एक्सेप्शन को आज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत आगे भी आपको होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चल बढ़िया से हमने नाउन इस चैप्टर को एंड किया, हमारे जितने भी सेशन है, सिलेबस है, सिलेबस का एक चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, पहले जो शुरुआत के 2-3 दिन होते हैं उसमें बहुत सी चीजें नहीं समझ आती है हम लोगों को, क्योंकि आपने पहले किसी और फैकल्टी से पढ़ा होता है, आप किसी और फैकल्टी का अभी पढ़ रहे हो, कोई और नया चेहरा मिल रहा है, तो नए चेहरे देखो, जब तो नए लोग आते हैं जीवन में तो उनको समझने में ही तो समय लग जाता है, ये समझने में समय लग जाता है कि ये हंस रहा है या टॉन्ट कर रहा है। तो जब भी कोई नया टीचर पढ़ाएगा तो नई चीजें बताएगा, नई तरह से बताएगा, कभी कभी नहीं समझ आती है चीजें, तो आप लोगों को बताना होता है क्लास में, आप टीचर को बताइए कि बेटा, कि मैम, हम बेटा नहीं बोलना हम लोगों को, कि मैम ये हमें नहीं समझा, आप फिर से बताइए, या फिर सेशन बहुत स्लो हो रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। टीचर्स को ये बात पता होती है कि एट द सेम टाइम सभी बच्चों को, नहीं आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, बट देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर बड़े बहुत ही टाइम से सेशन देख रहे होते हैं, किसी मैम का सेशन देख लिया, किसी सर का सेशन देख लिया, तो तब फिर
ऐसा होता है ना कि बाबा इन लोगों ने कम ज्यादा बता दिया कुछ, बट ऐसा नहीं है, कवरेज सारी चीजों का हो जाता है। कंट्री इज ऑलवेज अ सिंगुलर, ऋतिक यादव। देखिए कंट्री एक कलेक्टिव नाउन होता है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, बट जब कंट्री के सिटीजन्स की बात होगी तो वो प्लूरल हो सकती है। ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में करवाऊंगी तो फिर आपको बेटर समझेगा। देखिए कुछ रूल्स हम इस सेशन में करते हैं, कुछ रूल्स बाद में करते हैं। यूट्यूब पर किसी ने आपको पढ़ाया, वो एक साथ में पढ़ा दिया, आपको ये नहीं फिर कभी ये हो जाना चाहिए कि फिर ये मैम ने आधा अधूरा पढ़ा है, नहीं। आप देखो, पूरे सेशंस देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ये फुल पैकेज है, बस कोई कभी कराता है कोई कभी कराता है, ठीक है। चलो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो सेशन हम डिस्कस करने वाले आज, उस सेशन का नाम, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले अभी, उसका नाम है प्रोनाउन। हाँ जी ठीक है। जो प्रोनाउन है बाबा, वो प्रोनाउन होता क्या है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउन का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउन पर जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, वो काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है, पहला स्पॉट द एरर, आपको एरर पूछ लिया, या फिर आपको काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको किसी सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए कहा। ये दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। रेयर सिचुएशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। ओके चालसी, अच्छी बात है, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दी। वैसे भी एएफओ की एग्जाम इज नॉट क्वाइट दैट सिंपल और इजी। बैंकिंग के एग्जाम्स है, नेशनल लेवल, सेंट्रल, तो आपको एक एक साल, एक सवा डेढ़ साल तो प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, आपने आज तक बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रैंक लिए, बट स्टिल आपको समय लगेगा। जो आपसे कहते हैं ना कि 6 महीने में बैंकिंग का पढ़ाई हो जाता है, 6 महीने में बेटा बैच भी सही से नहीं हो सकता है, तो आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको पढ़ने के लिए समय की जरूरत होगी, और समय खुद को दो, ठीक है। अच्छा होमवर्क चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ बुक खरीदनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको एक बात कहती हूँ, मतलब भले ही अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, रुक जाइए। आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी किसी भी ग्रामर की। अभी मेरी किताब होती मार्केट में, तो जरूर 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 मैंने आपसे कहा होता कि बेटा इस किताब को आप रेफर कर लीजिए, बट मेरे पास किताब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अब किताब नहीं है तो मैं फिर आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि काफी अच्छे अच्छे ऑथर्स है जिन लोगों ने प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे बुक्स बनाई है, तो आप बुक्स खरीद लो। हाँ, बुक्स खरीदो, बुक्स में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा बहुत अच्छे से, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए दिन में रोज, वही आपका होमवर्क होगा। देखिए मैं कुछ किताबों के नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। एक किताब का नाम है एसपी बख्शी, एसपी बख्शी सर की किताब है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे पास है, अभी मैं बता भी देती हूँ आपको। देखिए इट्स नॉट अ प्रमोशन, और अच्छा ठीक है, आई एम नॉट लाइक शोइंग यू द कवर पेज। एसपी बख्शी, दूसरा जो पेज होता है, दूसरा जो बुक होता है, वो होता है नीतू मैम की बुक है, एक अच्छी है, नीतू मैम का बुक का नाम मुझे पता नहीं है, अच्छी किताब है। तीसरी किताब है रानी मैम की समुद्र मंथन, आई गेस, वो भी किताब बहुत अच्छी है, बैंकिंग लेवल। निमिषा मैम का 120 रूल्स है, बट वो जो 120 रूल्स है वो सिर्फ रिवीजन के लिए, तो वो रिवीजन के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ। सिर्फ क्लासेस की प्रैक्टिस में उसमें इतना ज्यादा नहीं है। अगर तरुण ग्रोवर सर का कुछ अच्छा किताब है तो वो भी आप खरीद सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एक बढ़िया कोई किताब चाहिए तो पिनेकल का एक प्रैक्टिस वाला बुक है, वो भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये तो हुए बैंकिंग के लेवल के बुक्स जो सिर्फ बैंकिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर किसी किताब में मिलते हैं, तो वो किताब भी अगर आपने परचेस कर ली फिर भी चल जाएगा। सिर्फ एओ को अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर रखा है एएफओ के एग्जाम के लिए, ऑफकोर्स उसके लिए, तो आप किसी भी किताब को खरीद सकते हो जिसमें एएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यूज भी चाहिए हमको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने अब आज आपको कह दिया कि बेटा मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी, बट बेटा मैं प्रोवाइड कर करके 15 20 25, ज्यादा से ज्यादा 100, मेरा बुक आने में अभी 1 साल लग सकता है, तो आपको थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, आपका एक अटेम्प्ट तो हो जाएगा तब तक।
अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक बुक नहीं बनाई है। मैं जब बनाऊंगी तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बिकॉज वो जो बुक होगा वो बुक तो मतलब मैं आई हैव प्लान सो मेनी डिफरेंट थिंग्स फॉर द बुक। मैंने किताब के लिए बहुत अलग चीजें प्लान कर रखी। ठीक है, तो आपको फिर अभी कोई ऑप्शंस नहीं है तो अच्छी, ये भी सब लोग अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनके भी बहुत ज्यादा व्यू अब आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा। नीतू मैम, रानी मैम, निविशा मैम, तरुण सर, दे ऑल आर सीनियर फैकल्टीज ऑल्सो। उनकी किताबें जो है, उनकी किताबें भी बहुत अच्छी है। तो पिनेकल का बुक होता है एक, पिनेकल, किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस बुक्स होते हैं एमसीक्यू, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। हाँ, अभी टाइम है। ओके, टाइम है तो फिर मेरी किताब खरीद लीजिएगा यार। ओके, चलिए, ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाँ, लेट्स स्टार्ट द सेशन है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेशन तो स्टार्ट किए हुए समय हो गया। ठीक है, अभी हमने बात की कौन से टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जो प्रोनाउन है, मैं ना आपको अंजलि त्रिपाठी, बेटा सभी लोगों को एएफओ के बुक का थोड़ा सोच कर बताती हूँ, बिकॉज मुझे भी समय हो चुका है। मैं थोड़ा बताती हूँ एएफओ के बुक का देख कर बताती हूँ। चलिए, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड, जो वर्ड सेंटेंस में आए हुए नाउन को रिप्लेस कर सके। रिप्लेस कर सके मतलब उसको हटा सके। बहुत बार क्या होता है ना कि एक सेंटेंस में हमें 2 बार नाउन लिखना पड़ता है, तीसरी बार नाउन लिखना होता है, चौथी बार नाउन लिखना होता है। अब क्या होता है ना कि भाई एक नाउन को रिपीट कर कर उस सेंटेंस में उसको बोरडम किया जाएगा, उसको मोनोटोनस किया जाएगा। अब उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नाम की जगह इस वर्ड का यूज होता है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए करिए, बीट करिए। ठीक है, जैसे रवि इज रीडिंग अ बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा है। ही इज एंजॉइंग इट। अब मैंने जो ही वर्ड यूज किया, ये मैंने रवि इस नाम के लिए यूज किया, समझ रहे हो? तो जब हम किसी नाउन के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं तो उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के लिए मतलब नाउन को हटाकर उसके जगह पर। जैसे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन और अवॉइड रिपीटेशन। जो रिपीटेशन अवॉइड करता है, नाउन की जगह लेता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जो प्रोनाउन होती है बेटा, उस प्रोनाउन को पढ़ते वक्त प्रोनाउन के हम लोगों को टाइप्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन क्या काम करता है उससे उसका प्रकार बनता है। अगर प्रोनाउन, ध्यान में रखिएगा, किसी व्यक्ति के नाम के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मेरे नाम के लिए मैं आई यूज करूंगी, मैं हर जगह सपना 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 तो नहीं कहूंगी। अंजलि के नाम के लिए मैं हर शी भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कहूंगी अंजलि मेरी स्टूडेंट है, अंजलि बड़ी पढ़ाकू बच्ची है, अंजलि बड़ी होशियार लड़की है, तो मैं शी भी कह सकती हूँ उसके लिए। मुझे अगर अभय, अक्षय, अक्षय के नाम के लिए किसी प्रोनाउन का यूज करना है तो मैं ही यूज करूंगी। मुझे आप सभी के नामों के लिए कुछ प्रोनाउन यूज करना है तो मैं दे यूज करूंगी या हम सब वी यूज करूंगी। समझ रहे हो? तो बेटा इनको हम प्रोनाउन पर्सनल वाले प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तियों के नामों के लिए। फिर होता है प्रोनाउन पोजेशन दिखाने वाले, मतलब कुछ प्रोनाउन होते हैं जो कि पोजेशन दिखाते हैं। जैसे अब मुझे कहना है कि ये मेरा चश्मा है, तो मैं कहूंगी दिस इज माई स्पेक्टैक, दिस इज माई, दीज आर माई स्पेक्टेकल्स, क्योंकि स्पेक्टेकल्स एक ऐसा नाउन होता है जो प्लूरली होता है हमेशा। तो मैंने लिख दिया दीज आर माई स्पेक्टेकल्स। तो इसमें जो माई ये वर्ड यूज हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये मेरा, मेरा नाम न यूज करते हुए वहां मेरी पोजेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर आता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये मैं अलग अलग जो प्रोनाउन के प्रकार आते हैं इनको मैं समझाऊंगी भी और इनके यूसेज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन का टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, इम्पर्सनल को बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, देखिएगा,
पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं देखिएगा बेटा, पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बेटा, ये होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे आते हैं। अब मैंने सभी प्रोनाउन को अलग अलग क्यों लिखा, इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस है जिनको बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैंने जो अलग अलग लिखा है हर एक नाम को, उसके पीछे एक रीजन है। जैसे मैंने पहले लिखा आई और वी, ठीक है, आई और वी ये जो दो नाम प्रोनाउन होते हैं बेटा, ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब इनको फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है, देखिए, अगर किसी ग्रुप में मैं हूं या फिर मैं अपने लिए जिस प्रोनाउन का यूज करती हूँ वो होता है आई, मेरे लिए फर्स्ट पर्सन मैं ही हो गई, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं बेटा जो हमें सुन रहा है। अब आप मुझे सुन रहे हो, मेरे अलावा आप भी यहाँ हो, तो आप मेरे लिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हुए। तो सेकेंड पर्सन में अगर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको एक ही वर्ड यूज करना है, वो होता है यू। और यू के साथ जो वर्ब्स का यूज होता है वो वर्ब्स हमेशा प्लूरल होता है। बिकॉज ये क्या होता है ना, हमें कंफ्यूजन होती है यू के साथ। क्या होता है, अब जैसे मेरे सामने अगर अंकुश कुमार है, अंकुश कुमार से मैं बात कर रही हूँ, अकेला है, अकेला है तो मैं उसके लिए यू यूज करूंगी। और मेरे सामने सारे बच्चे हैं, ऋतिक, अंकुश, अक्षय, अंजलि, सब लोग हैं, चालसी, सब लोग हैं। अब उस समय क्या होता है ना, एक प्लूरल ग्रुप है और एक सिंगुलर व्यक्ति है, तो मैं दोनों के लिए यू यूज करते हो। फिर दिक्कत हो जाएगी कि यू को ईज लगाओ या आर। तो हमारे जिस भाषा है अंग्रेजी, इसमें यू के लिए आर, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब का प्रावधान कर रखा है। इसके लिए वर्ब्स भी इसके लिए प्लूरल यूज होता है, ठीक है। अब जब बात करते हैं ना फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में आता है बाबा, फर्स्ट पर्सन में आता है आई जो कि एक सिंगुलर होता है ना, और जो वी है वो होता है प्लूरल। हम सभी लोगों को पता है, काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, एक पर्सन होता है जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, दिस इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, देखिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो दे प्रोनाउन होता है ना, ये हमेशा प्लूरल होता है। और जो ही, शी और इट होता है, इसको हम सिंगुलर कहते हैं। देखिएगा, ही माने क्या होता है, ही माने मस्क्यूलाइन, शी माने फेमिनाइन, इट माने इट, ये कौन सा जेंडर होता है, इट एक न्यूट्रल जेंडर होता है। देखिए, हमने जेंडर नहीं किए ना, आपको जेंडर समझ में आने चाहिए। मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक। और इट क्या होता है बेटा, इट होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर माने क्या होती है, एक ऐसे पर्टिकुलर वस्तुएं होती है जिनका कोई जेंडर नहीं होता। मतलब आप जेंडर कैसे, अब मुझे बताओ जरा, ये एक बॉटल है आपके सामने, इस बॉटल का जेंडर क्या है, ये लड़का है या लड़की है, बता पाओगे? नहीं, नहीं बता पाओगे। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे पर्टिकुलरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट लगाते हैं, या फिर जिनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते उनके लिए हम इट लगाते हैं। हाँ जी, तो इसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इट के और भी ढेर सारे उपयोग होते हैं। हाँ, ढेर सारे उपयोग होते हैं, जैसे समय बताते वक्त हम इट यूज करते हैं, डिस्टेंस बताते वक्त हम इट यूज करते हैं, किसी बिल्डिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए, नेचर के लिए। हाँ, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड, इनके लिए हम इट यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। समझ रहे हो? तो ये तो फिर कैटेगरी में आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो बेटा, दे ये प्लूरल है और ही, शी, इट ये क्या होते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं। ये प्रोनाउन क्लियर होते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन। अब ये बात आप लोगों के लिए बिल्कुल समझ चुके होंगे आप लोग। अब क्या होता है बेटा, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, समझ लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन के जो दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन दो डिफरेंट टाइप्स में एक पहला डिफरेंट टाइप होता है, पहला टाइप होता है वो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैटर क्या है, देखो, एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की शुरुआत सब्जेक्ट से की गई, उसके बाद वर्ब पूछा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि बेटा भाई वर्ब के पहले मैम सब्जेक्ट यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, राइट? जैसे मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद किया, शायद वो लड़का आदमी कोई होगा। तो देखिएगा हेल्प ये वर्ब है, वर्ब के पहले मैंने इस प्रोनाउन का यूज किया जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में आता है, और वर्ब के बाद मैंने इसका यूज किया जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आता है। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यहां पर आई यूज हुआ है, यहां पर हिम यूज हुआ है, यहां ही यूज क्यों नहीं हुआ? तो रूल ऐसा कहता है कि सब्जेक्ट केस मतलब यू, आई यू, वी, ही, शी, इट और दे, इनको अगर वर्ब के पहले लिखना है तो वो इस तरह लिखेंगे, और जब इनको वर्ब के बाद लिखना है तो आई का हो जाएगा बेटा मी, यू को हम यू ही रखते हैं, वी का हो जाएगा बेटा जी आज, ही का होगा बेटा हिम, शी का होगा बेटा हर, इट का होगा इट, और दे का हो जाएगा देम। तो ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। वर्ब के पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज द रूल। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होते हैं। आप कभी भी किसी स्टेटमेंट में, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लिखते हैं आई यू एंड मी, यू एंड मी आर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार लिखा जाता है। तो क्या ये ऑप्शन बेटा सही है या गलत है? या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं, यू एंड आई आर ग्रेट, इसमें से कौन सा सही है बेटा? बताइएगा, फर्स्ट या सेकंड? You and me are friends, is this right? Or you and I are friends, is this right? Which one is correct? बता रहे हैं? ओके, अब देखिए, उन बच्चों ने एक ऑप्शन सही जवाब दिया जिन बच्चों ने आज तक सिर्फ बात की है, पढ़ा नहीं। क्योंकि देखो, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया कि बेटा वर्ब से पहले हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं और वर्ब के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है। अब देखो, सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? आर है, आर के पहले हम लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लिखने हैं। अब जैसे आई भी सब्जेक्ट है और यू भी सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर अपने यू एंड मी लिखा हुआ है, मी ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत नहीं हुआ और ये सही नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मी एंड यू कैसे आएगा? ये एक कॉमन एरर है जिसमें आप सभी लोग फंसाए गए और फंसे भी है। बहुत सी बार ना एरर के तौर पे क्या होता है ना, एरर के तौर पे वर्ब के पहले यू एंड मी, ज्यादातर मी के साथ ऐसा होता है और एंड इस कंजंक्शन के साथ ऐसा होता है, पर जो कि गलत है, ध्यान में रखिएगा। वर्ब के पहले, वर्ब के पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए। ये मी जो लिखा है ये गलत किया कर दिया, क्योंकि यू का तो कोई सवाल नहीं होता है। यू तो भाई मतलब आप इसको सिंगुलर लिखो या प्लूरल लिखो, आप इसको सब्जेक्ट में लिखो या ऑब्जेक्ट में लिखो, ये इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है।
यू तो यू ही होगा हर जगह। ओके, हाँ, ठीक है। आपको पढ़ने में चाहे कितना भी अजीब लग रहा हो, बट इतनी बात ध्यान में रखनी है, इतनी बात ध्यान में रखनी है कि बेटा, क्या ध्यान में रखोगे आप लोग? आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि, मतलब यही चीजें मैंने थ्योरी में भी करवाई है। वी यूज प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर preposition। अब अच्छा, ओके, ये एक रूल है हमारा। बाकी मतलब ये रूल हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने समझाया उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैम कैसे, फिर से बताए? बच्चों ध्यान दो अभी, है ना, एक बार में ध्यान दे दो। बिकॉज क्या होता है ना, एक नया रूल स्टार्ट करने के बाद फिर हम दोबारा उसी रूल पर जाकर पढ़ रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, देखो, यू एंड आई या यू एंड मी, ये कैसे यूज होगा? देखो, यू तो सिंगुलर प्लूरल हो या सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू को हमें यू ही लिखना है, और आई हम लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन में लिखना होता है। अब इनको अगर मैंने किसी भी वर्ब के पहले लिखा, तो वर्ब के पहले हम लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखने होते हैं, समझ रहे हो? अब सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखने होते हैं, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है। केसेस होती है ना, केस क्या होती है? केस मतलब कार्य, सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट का काम। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आएगा, वर्ब के पहले कभी नहीं आएगा। सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही आएगा, वर्ब के बाद कभी नहीं आएगा। आपको जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं करना है, वर्ब देखिएगा, वर्ब के पहले अगर ऑब्जेक्ट केस आपको दिखती है तो वो गलत ही होगी। वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट केस होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट केस क्या होती है? मी, हिम, हर, है ना। उसके बाद क्या होता है? देम, अस, ये सारी ऑब्जेक्ट केस होती है। इनको हमें वर्ब के बाद ही लिखना होता है। जी हाँ शुभम, देखिए शुभम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, हाँ बिल्कुल सही। अंजलि, समझ आया बेटा? एक दो और क्वेश्चंस दे दूं? ठीक है, अब देखो, यू एंड आई आर, ये होगा। यू एंड मी आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये गलत कैसे होगा? बिकॉज ये वर्ब है, वर्ब से पहले आप ऑब्जेक्ट नहीं ना यूज कर सकते। कैसे यूज करोगे ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कोई क्रिया करता है? ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आई है? बिल्कुल नहीं। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट होना चाहिए तो भाई नाम लिखो तो सही है, प्रोनाउन आप अगर सब्जेक्ट में मी लिखोगे तो गलत नहीं ना हो जाएगा। इसलिए यू एंड मी आर कभी नहीं लिखेंगे, यू एंड आई आर लिखेंगे। सेम हैपन्स विथ शी एंड ही इज माई फ्रेंड्स, या शी एंड हिम आर माई फ्रेंड्स। अब यहां होती है दिक्कत। किसके साथ ये दिक्कत होती है ज्यादातर? जब एंड कंजंक्शन और उसके साथ दो प्रोनाउन जुड़े हो, तब हमें दिक्कत होती है। हमको लगता है एंड के बाद जो भी लगेगा वो चाहे कहीं भी यूज हो, उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, बट ये बात बिल्कुल गलत है। आपको चेक करना है वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस। तो थोड़ा सा आप लोग भी लॉजिक लगा लो बेटा। आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? सोचे ना, लॉजिक अभी तक आप लोग के नहीं बने क्या? वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट यूज करेंगे तो भाई शी और ही ये दोनों सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है बट हिम ये ऑब्जेक्ट है, तो ये गलत हुआ। तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो रहा है। अक्षय, सभी स्टूडेंट समझ रहे हो नहीं समझ रहे? देखा बेटा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है आप लोगों को। बात ऐसी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो ध्यान दे रहे हो उसमें शायद आप कुछ काम भी कर रहे हो। तो आपने काम नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास पर ध्यान देना है। काम करने के लिए बहुत समय है आपके पास क्लास के बाद। अभी आपकी एक ही क्लास चल रही है जहां तक मैं जानती हूँ, राइट? तो उस पर ध्यान दीजिए बेटा।
और एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, अभी ध्यान से जवाब देने की। अभी कैसे जल्दी जल्दी जवाब आया और एकदम सही जवाब, सटीक जवाब दे रहे हो सब लोग। अभी मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। उसको क्वेश्चन बना के लिख कर बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूं, देखिए अलग रहेगा, सोचिएगा। शी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू यू एंड आई। चलो अभी मैं आपको इसके सेगमेंट्स करके देती हूँ। ये हो गया आपका ए ऑप्शन, ये हो गया भाई आपका बी ऑप्शन, ये जा रहा है भाई आपका सी ऑप्शन, और एंड आई जा रहा है भाई आपका डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में आपको एरर दिखती है ये मुझे बताने की कोशिश करोगे आप लोग। कौन से ऑप्शन में आपको एरर दिखती है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सोचो बस, ज्यादा पैम्पर करने की जरूरत नहीं है खुद को। आप लोगों को अंग्रेजी ये भाषा को सीखना है इसके एप्लीकेशंस के साथ। एप्लीकेशंस को कभी कभी अपने लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करनी है। हम हमारे लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे किस तरह हम लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे। यही क्वेश्चन होगा, सॉरी एक तरह तो मैंने कर दिया, बट वो एक जेन्युइन एरर है, उसका आपका कोई सवाल नहीं है। इसको कहते हैं, कितना जल्दी और बिल्कुल सटीक जवाब दिया है सब लोगों ने। देखो बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत सही। उसने पूछे, क्या पूछे? बहुत से सवाल। किसको पूछे? तुमको और मुझे। किसको पूछे? तुमको और मुझे। वर्ब के बाद आता है तो, वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। यहां पर यू का तो चल जाता है भाई, यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में सेम ही होता है, बट आई को आपको ऑब्जेक्ट करते वक्त आई नहीं ना करना होता, यहां पर आपने मी करना होता। तो आपका डी ऑप्शन रॉन्ग होता है और उसका सही जवाब है मी। तो आपका सही आएगा, शी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू यू एंड मी। समझ गए? आया नहीं? आवाज नहीं आया? हाँ, अंजलि चालसी, चेल्सी, आपका नाम चेल्सी है ना? मैंने पहली बार पढ़ा इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया, बट सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग ऑफ योर, मिस प्रोनाउंसिंग योर नेम चेल्सी। इट्स अ गुड नेम, गुड नेम, अच्छी नाम, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। शी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू यू एंड आई नहीं होगा, क्या होगा? मी आएगा। ठीक है, ओके, चलो बहुत अच्छा। चलो तो फिर ये वाला कैटेगरी क्लियर हुआ आपका, मतलब जो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पढ़ा था वो। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल बता दूं, यही पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल बता दूं। चलो समझते हैं। ओके, अब क्या होता है ना कि भाई हमें बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं ऐसे कि वो जो कंफ्यूजन्स होते हैं, उन कंफ्यूजन्स में हम लोगों को ये समझना होगा। कंफ्यूजन्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद कभी हमें प्रोनाउन दिखता है, कभी हमें प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन दिखता है, कभी हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिखता है, फिर वहां हो जाती है दिक्कत। तो उस दिक्कत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला रूल ये कहता है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की, सॉरी, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशंस दिखते हैं, जैसे प्रेपोजिशंस होते हैं आफ्टर, बिफोर, जो भी आपको लिखना है, एग्जाम्पल्स होते हैं प्रेपोजिशन के, फॉर, फ्रॉम, टू, है, एक्सेट्रा प्रेपोजिशंस होते हैं बेटा, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा जो प्रेपोजिशंस होते हैं, इन प्रेपोजिशंस के बाद अगर आपको प्रोनाउन का यूज करने की जरूरत पड़ती है तो उस प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखिएगा। समझ रहे हैं? उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखिएगा। कभी भी जैसे हम लिखते हैं शी हैज गिवन मेडिसिन्स टू मी। अब लॉजिकली देखा जाए तो वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए था, पर
प्रेपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ये रूल भी ध्यान में रखिएगा, ये रूल बहुत ज्यादा जरूरी है। टू तो प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो हमारा आंसर आई ना आते हुए क्या आएगा, मी आएगा। हाँ जी, तो ध्यान में रखिएगा कि बेटा प्रेपोजिशंस के बाद आप हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। क्या लॉजिक है? लॉजिक ऐसा होता है कि वो प्रेपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसीलिए। जैसे दे माइट बी कॉलिंग यू इन फ्रंट ऑफ मी, यू केयर फॉर मी, पीपल टॉक बिहाइंड अस। बिहाइंड ये प्रेपोजिशन है, अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फॉर प्रेपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ओके, चलो समझ आया ये रूल? ओके, द नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ऐसा कहता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं बताती हूँ आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग समझते हैं। एक वर्ड होता है लेट, दूजा है लाइक, फिर आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने के किसी को छोड़कर, एक्सेप्ट। बिटवीन, बिटवीन माने आपस में, के बीच में। एंड, प्लूरल मतलब एंड, सॉरी, बट, बट, और जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं, एंड नहीं है, और जितने भी बिटवीन एंड, बिटवीन एंड और सिर्फ एंड में फर्क होता है, ठीक है। बिटवीन के साथ हम एंड के जोड़े लगाते हैं, क्या करते हैं ना हम, जैसे कि देयर वाज अ फाइट, देयर वाज अ फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई थी, ऐसा हमें कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन यूज हुए हैं, तो मुझे अगर यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है तो फिर उसका रूल ये है। तो रूल क्या कहता है कि बिटवीन एंड, लाइक, एक्सेप्ट, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन शब्दों के बाद, और सारे प्रपोजिशन, इन शब्दों के बाद आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ही उपयोग कीजिएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रपोजिशन के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं लेट देम ट्राई दिस, उनको ट्राई करने दो। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो वर्ब के पहले यूज हुआ है, यहाँ पर वर्ब के पहले यूज हुआ है, फिर आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज किया? तो हर रूल के साथ एक एक्सेप्शन आता है। एक एक्सेप्शन का पॉइंट हमने पढ़ा है कि बेटा लाइक, अनलाइक, बिटवीन एंड के साथ में बट, इस वर्ड के बाद अगर आप कभी भी प्रोनाउन यूज करते हो तो वो भी ऑब्जेक्ट आता है, फिर चाहे वो वर्ब के पहले हो या वर्ब के बाद। जैसे लेट, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना उसको करने दो, जैसे मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। तो कुछ करने दो के लिए हम लेट यूज करते हैं। लेट देम ट्राई दिस, उन्हें ट्राई करने दो। He was not talking to anyone except her, except she नहीं आया। My brother was creating issues between her and me आया, between she and I नहीं आया ना, her and me आया। He laughed at, अब ये तो preposition हुआ। Teachers but students were more curious. My pet wanted to sit beside me, beside is a preposition. He was quiet in front of them. समझ रहे हो? तो ये सारे वर्ड्स और जितने भी प्रेपोजिशंस हैं इनके बाद हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। आई होप ये आप लोग समझ पा रहे हो या मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। ओके, अगला रूल जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिलेटेड चल रहा है वो एक पर्टिकुलर हम अलग से पढ़ेंगे। मैम आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, ठीक है ना? मतलब देखिए हमारा टॉपिक भी तो पूरा होना जरूरी है, और कल भी हमने जो सेशन है वो सेशन
1:30 बजे ही खत्म किया है। अच्छा, आप सभी को लगता है अभी बैच हम खत्म कर दे, सेशन खत्म कर दे? अभी रहने दूं, मतलब क्या रहने दूं? सेशन नहीं लेना है आगे, कंटिन्यू नहीं करना है? अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं हम कुछ। ठीक है, तो प्रोनाउन हम अगले सेशन में पढ़ लेते हैं, आगे का प्रोनाउन। अब आपका मन नहीं है तो फिर अभी मैं कैसे आपको जबरदस्ती पढ़वा सकती हूँ क्या? नहीं ना। आप रेस्ट करो मैम। किसी के कंधे पर बंदूक चलाना, इसको कहते हैं। आपको नहीं पढ़ना अभी, मुझे तो पढ़ाना है, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बार और देखो, मतलब जो वर्ड्स है ना बेटा वैष्णवी, वो वर्ड्स इतने ही हैं। कौन से वर्ड्स है ये सारे? लेट, बिसाइड्स, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और फॉर। इन वर्ड्स के बाद आपको अगर प्रोनाउन यूज करने हैं तो यूज करते वक्त आपको प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखने होते हैं, उसको सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मन नहीं है तो फिर हम नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में आप लोगों को सारी बातें आइलेक्स में। ठीक है, देखिए प्रोनाउन इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं अभी परसों, बिकॉज कल जो सेशन है, आज के सेशन की समरी देख लेते हैं फिर खत्म कर दे सेशन। पढ़ाइए, पढ़ाऊ। देखिए ठीक है, अब वो हो गया अभी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमारा जो सेशन होगा परसों से, ये परसों से 2 घंटे का सेशन होगा। तो आप लोगों को खाना अगर खाना है, नींद अगर लेनी है, तो सब कुछ 2 बजे से पहले कर लीजिए या 2 बजे के बाद। 2 to 4 के बीच में हम लोग ऐसा सेशन बीच में बंद नहीं करेंगे। ठीक है, आज मैं सेशन बंद कर देती हूँ, बट अगला जो सेशन होगा वो अगला सेशन हम लोगों को पूरा 2 आवर्स का लेना होगा। बेटा देखिए, सिलेबस आप लोगों का लेंदी है, आप लोगों को पढ़ना होगा, और हमारा क्लास पहले ही बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स जिनको जल्दी से नहीं समझ में आ रही है चीजें। हालांकि देखा जाए तो आईबीपीएस का जो एग्जाम का जो पोर्शन होता है वो बड़ा स्पीडी होता है, बड़ा फास्ट होता है, पर ठीक है, कुछ शुरुआत में दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए बस मुझे एक बात आप लोगों को बतानी है कि बेटा ये जो 2 to 4 का टाइम है, ये रेगुलरली हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, परसों से। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जिनको नहीं समझ में आता है वो बच्चे पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अंकुश कुमार, टाइम चेंज नहीं हो सकता है क्या? देखिए उस दिन मैंने आप लोगों से बात की थी, लेट मी टेल यू वन थिंग। उस दिन मैंने आप लोगों से बात की थी कि टाइम चेंज, तो मैं आपको कहती हूँ अंकुश, 10 से 12 बच्चे उस दिन कह रहे थे कि मैम टाइम चेंज ना करें। आप कह रहे हो टाइम चेंज करना है, तो मुझे किसकी सुनना है ये बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि या तो फिर मैं टीम से बात करती हूँ, टीम क्या कहती है हम देखते हैं। नहीं बेटा, कल आपकी सेशन नहीं होगी, कल एक फैमिली फंक्शन फंक्शन है और मुझे जाना पड़ेगा, कल की लीव है। हाँ जी, तो जितना भी हो गया उसको आप रिवाइज करिए, 2 टॉपिक आपके हो जाएंगे, मतलब जैसे नाउन और बेसिक ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया नाउन इस चैप्टर को एपोस्ट्रोफी के रूल में। ठीक है, अब उसके बाद में हमने डिस्कस किया नाउन इस चैप्टर का कंपाउंड नाउन का रूल। हाँ जी, वो रूल ध्यान में रखिएगा। फिर देन वी हैव स्टार्टेड प्रोनाउन, और फिर प्रोनाउन में हमने पर्सनल रूल जो है, पर्सनल प्रोनाउन, इसकी कैटेगरी को पढ़ लिया है। उसमें का भी एक रूल बाकी है, आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। अब मुझे पार्ट 2 लगाना पड़ेगा प्रोनाउन का, या फिर कॉमन एरर में प्रोनाउन को कवर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शुरुआत के 1-2 सेशन हो जाता है ऐसा, बाद में फिर हम लोग हमारा जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग ही करें। मत करिए टाइम चेंज। देखिए मतलब अंकुश कुमार, परफेक्ट टाइमिंग है। देखते हैं मैम, मैं थोड़ा टीम से बात करती हूँ। ओके, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आई रियली होप ये जो सेशंस है जो चल रहे हैं हमारे, ये आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, और ये जो सेशंस है, ये सेशंस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आप लोगों की इंप्रूवमेंट है।
चाहे कितना भी कमजोर हो इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश को बहुत ही परफेक्ट और कंप्लीट बनाकर ही रखेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई का ख्याल रखिए, आप अपना कॉलेज का ख्याल रखिए। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सेशन होंगे वो बिल्कुल 2 आवर्स होंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से प्रावधान रखकर रखिए। आज मैंने आपकी बात सुन ली है, नेक्स्ट सेशन में नहीं सुनी जाएगी। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, बाय बाय बाय। कल सेशन नहीं होने वाली है, ठीक है? हाँ, चलो बाय।